डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसी के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके बतौर पीवाईक्यूज हैं, अर्थात किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का चाहे आप जेआईसी का एग्जाम दें या आप जीडीसी का एग्जाम दें, चाहे पीजीटी या टीजीटी का, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों का एक जगह समाकलन किया गया है। तो ये सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसी से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये इसलिए ताकि आप जो भी पढ़ें तो आप देखें कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक? अमूमन एग्जाम में लगभग आपके 40% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं या पीवाईक्यूज के बतौर होते हैं। इस 40% क्वेश्चन को अगर जो लोग पूरी तरह सॉल्व करते हैं तो उनकी उनकी सिलेक्शन का जो रेशियो है, प्रतिशत है, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाती है अन्य की अपेक्षा। इसलिए हम लोग पीवाईक्यूज पे ध्यान दे रहे हैं और उन्हीं पीवाईक्यूज पे जो टॉपिक वाइज़ जो पूछे जा रहे हैं उनका समाकलन है। इससे पहले हम लोग जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा अच्छे तरह से समझे और जो उसके अ, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है, उसको भी हमने पढ़ा। आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है, इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाकलन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यानी 139 कि कथन और कारण है कि सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। ये कथन आपका सत्य है। यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। ये कथन भी आपका सत्य और व्याख्या भी सही है, इसलिए ए सही होगा, ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या जरा देख लीजिए कि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक दैवी सिद्धांत संस्था न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं आपके कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो। क्वेश्चन नंबर 140 है, नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया है। जैसे ये यूपीपीएससी जीडीसी का प्रश्न है, और भी विषयों में पूछा गया है, और भी एग्जाम चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी या जीडीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये है आपका दैवी सिद्धांत। ठीक, आप वीडियो पॉज करके आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि क्या राज्य का विकास की प्रक्रिया मंद प्रक्रिया या राज्य का विकास जो है धीरे-धीरे हुआ है, ठीक? और मंद विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। जैसे विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे-धीरे हुआ है। पहले परिवार, फिर गोत्र, तब गाँव, गाँव से जिला तथा जिले से राज्य का विकास हुआ है। इस प्रकार राज्य का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? अभी आपने पढ़ा है, तो ये है दैवी सिद्धांत। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन हुआ? जेम्स प्रथम। शक्ति सिद्धांत का ओपनहाइमर। पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कौन है? मैक्लेगन नहीं होगा, बल्कि ये कौन होगा? सर हेनरी मैन। और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत आइवन जेंग्स हुआ। ये आप चार जो ऑप्शन है एक जगह बतौर नोट्स के रूप में इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रतिपादक हुआ, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। जो पहल सर्वप्रथम इसका प्रतिपादक कौन किया? रिचर्ड हुकर। व्याख्या की देखिए जरा कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर हैं। उसने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इलास्टिकल पॉलिटी में की। समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया। एक तो सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का प्रवर्तक कौन हुआ, प्रथम व्याख्याता कौन हुआ? तो रिचर्ड हुकर हुआ, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? द लॉ ऑफ इलास्टिकल पॉलिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर
145 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत यानी बल सिद्धांत है और दैव उत्पत्ति का सिद्धांत है, लेकिन ब्रैड सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है, ठीक? नेक्स्ट है ये डी ट्रिपल एसपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक? पर पेपर नहीं, वहाँ से क्वेश्चन है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थॉमस हॉब्स जो है आपका सर्वशक्तिमान राज्य की बात करते हैं, नहीं एकदम सर्वशक्तिशाली राज्य की बात करते हैं, ये सही है। जॉन लॉक सीमित राज्य की बात करता है, ये भी सही है। फ्रेडरिक एंजल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद, ये गलत है। फ्रेडरिक एंजल जो है इसका वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है, न कि प्राकृतिक सामाजिक विकास से। रूसो लोकतांत्रिक राज्य का समर्थक है, ये सही है। इसमें सी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? कि यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है ये। तो क्योंकि क्या राज्य को मार्क्स के बारे में राज्य के बारे में मार्क्स कहता है वो हमेशा से ही दमनकारी संस्था है, ये तो बात सही है और हमेशा ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है, ये इसकी अब आलोचना हो रही है, ध्यान दीजिएगा। बाकी राज्य का अर्थ सार्वजनिक शक्ति बल प्रयोग का कानूनी अधिकार है, ये आपका मार्क्सवादी सिद्धांत है, ठीक? ये भी है, तो इसका ये आलोचना स्वरूप है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी स्टेट के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? ये है आपका राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत और ऐतिहासिकवादी सिद्धांत, याद रखिएगा ऐतिहासिकवादी और विकासवादी सिद्धांत एक ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, यह एक सतत विकास का परिणाम है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है राज्य, ये ऐतिहासिकवादी या विकासवादी सिद्धांत का मानना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 कि ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो है आपका शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ये प्रश्न आपसे बार-बार भी पूछ देता है कि आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया? तो एंटोनियो ग्रामसी ने दिया। नेक्स्ट है व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। हेजमनी शब्द का प्रयोग ग्रामसी ने ही किया। 150 निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है यानी आलोचना करता है? एक तो सॉरेल भी है और क्रोप्टोकिन भी है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर है, तो इसमें कंफ्यूजन सॉरेल भी है, क्रोप्टोकिन है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? सिटी स्टेट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि प्राचीन यूनान से। ये प्रश्न भी आपसे बार-बार पूछा जाता है। जैसे ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। प्राचीन काल में छोटे-छोटे नगर राज्य प्रवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। 52 कि राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवर्ती राज्य है? सामंतवादी राज्य किसका प्रवर्ती राज्य है? ये हम लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे उसमें भी ये प्रश्न था। तो रोमन साम्राज्य का प्रवर्ती राज्य है सामंतवादी राज्य। जैसे राज्य का क्रमिक विकास जो है सबसे पहले कौन सा सिद्धांत है कौन सा? तो सबसे पहले पूर्वी राज्य आते हैं, फिर यूनानी राज्य, फिर रोमन राज्य, फिर सामंती राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। ये क्रम भी आपसे पूछता है, जैसे जीआईसी या आपका जीडीसी में या असिस्टेंट प्रोफेसर, कभी-कभी नेट में भी पूछ दिया जाता है ये। 153 किसने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये कार्ल मार्क्स का कोट है। किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। ठीक, ये थॉमस हॉब्स का कोट है, याद रखिएगा।
थॉमस हॉब्स का कोट है, वो कहता है कि हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। इसका कारण है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का वर्णन किया, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से था। यही कारण कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 कि राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया किसके द्वारा? ये होती है समान इच्छा की बात करता है कौन? रूसो। ये याद रखिएगा कैसे इस प्रश्न को घुमाया गया है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 156 निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? कौन सी क्रांति जो है दैवी सिद्धांत की आलोचना या उसकी मतलब कि अ, पतन का कारण नहीं है, ये आलोचना का कारण नहीं है। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है। तो ये है आपकी 1857 की भारतीय क्रांति, ठीक। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति और 1776 की अमेरिकन क्रांति और 1789 की फ्रांस की क्रांति जो है ये राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत पर कठोर प्रहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है इनमें से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार नहीं है। तो मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये सत्य, ठीक। ये मार्क्स का कोट है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये मार्क्स का कोट नहीं बल्कि हीगल का कोट है, ठीक। राज्य विलुप्त हो जाएगा, ये भी मार्क्स का कोट है। और राज्य एक शोषण का यंत्र है, ये भी मार्क्स का कोट है। लेकिन ऑप्शन बी इसका हीगल का कोट है, न कि मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 158 यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह किसका कथन है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये कोट हुआ आपका आरएम मैकाइवर का, ठीक, रॉबर्ट मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 159 कि राज्य, ये आपको मैच करना है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये कौन कहता है? तो राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये अरस्तु कहता है, ठीक। और राज्य मानव अव्यय का ही प्रतिरूप है, ये कोट है आपका किसका? ब्लंट्सली का। और राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, ये कोट हुआ बर्गेस। और राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, तो ये है बोधा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 160 कि निम्नांकित एक कथन और व्याख्या। कथन देखिए जरा कि हाँ, ये नीचे है। राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, और न ही परिवार का विस्तार मात्र, ठीक। हेतु कथन है और ये आपका गार्नर का कोट है। तर्क क्या? राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है, ये कथन भी सही है, व्याख्या भी सही है, ठीक। तो ये हो जाएगा। याद रखिए ये कोट आपका गार्नर का है, सबसे कहने मतलब कि परिमाणिक जो राज्य के बारे में परिभाषा हो वही है गार्नर की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 161 कि किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, राज्य का निर्माण करता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद बार बार पूछा जाता है आपसे। और ये यूपी टीजीटी और पीजीटी का एकदम पहचान जाना माना पहचाना क्वेश्चन है। ये इसका ये कोट है आपका आरएम मैकाइवर का। नेक्स्ट है कि यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? किसका है? ये आश्रम पद्धति का एग्जाम होता है उसका एक प्रश्न है। तो ये कोट है आपका ब्लंट्सली का, ऑप्शन सी। आप वीडियो पॉज करके व्याख्या भी देख सकते हैं। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। इसको जरूर आप याद रखें। ये एबी डाइसी का कोट है क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ का भी जनक है।
क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? राज्य का काल्पनिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? यानी बाकी जो अन्य होंगे काल्पनिक सिद्धांत होंगे। दैवी सिद्धांत भी काल्पनिक है, आर्थिक सिद्धांत भी काल्पनिक है और सामाजिक समझौता सिद्धांत भी काल्पनिक है, लेकिन आपका ऐतिहासिकवादी और विकासवादी सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। सर्वाधिक मान्य यही सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए 165, किसने कहा कि किसी भी राज्य को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? ये नेट में देखिए पूछा गया है, लेकिन ये अमूमन आपका टीजीटी, पीजीटी में भी पूछा जाता है, या चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस उसमें भी पूछा जाता है। ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का कोट है। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ये प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति से पहले। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत आपका कौन है? दैवी सिद्धांत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, तो याद रखें, अभी आपने ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये 1857 की क्रांति है भारत की। निम्न निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो आपको पता है सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है, राज्य का निर्माण जनता की इच्छा से हुई है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है क्या करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक समझौता के सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका जॉन लॉक है, बाकी ऑस्टिन संप्रभुता के सिद्धांत से, जेम्स मिल स्वतंत्रता और कार्ल मार्क्स ये मार्क्सवादी या एक वर्ग संरचना के रूप में व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या किया? तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग अपने सभी अधिकार सौंप दिए। याद रखिएगा, हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वो एक पक्षी है, उसमें राजा या जो शासक है किसी प्रकार का भागीदार नहीं है। 173, किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की घटिया इतिहास की घटिया दर्शन घटिया विधि के रूप में आलोचना किया? बेहद महत्वपूर्ण आलोचना है, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये है सर हेनरी मैन का। लेकिन देखिए, होकर, ग्रोशियस, मिल्टन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन भी किया है, लेकिन वहीं हेनरी मैन ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। नेक्स्ट है कि राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो राज्य के संबंध में गांधी जी जो हैं वो क्या है? दार्शनिक राजकतावादी हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 175, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो मानवीय जीवन है तो कैसा है? एकाकी है, निर्धन है और निंदनीय है और अल्पकालिक था, क्षणिक था। ठीक, प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष की अवस्था थी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में। ऑप्शन ए सही है। 76, कि राज्य के स्वाभाविक सिद्धांत होने पर किस वर्ग का विश्वास था? राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वो राज्य को स्वाभाविक मानते हैं। आदर्शवादियों का राज्य के स्वाभाविक होने पर विश्वास था और इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति सावयव और राज्य स्वाभाविक है, अर्थात राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध आंगिक और अंग का है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसी प्रकार कांट का मानना है कि राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि क्या हो सके? उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। कौन कौन से अधिकार? याद रखिए, जॉन लॉक है प्राकृतिक अधिकारों का जनक है। वो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। वही कहता है कि समझौता इसलिए ताकि इनके तीनों अधिकारों की रक्षा की जा सके। क्वेश्चन नंबर 178 है कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? ये हर्बर्ट स्पेंसर का है।
क्वेश्चन नंबर 179 है कि निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ये बाकी ऑप्शन है यहाँ, देख लीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति में जो आपका ऑप्शन ए है कि रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति में ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व हैं ये। क्वेश्चन नंबर, ये व्याख्या है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 180 कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता ही है, जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया और इसकी फेमस पुस्तक आप याद रखिएगा, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। ठीक। 181 कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? यानी किस सिद्धांत का ये आलोचना या उसके विरोध के स्वरूप इसका जन्म हुआ? ये था आपका दैवी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में या इसके विरुद्ध सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 182 कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तभी आपने क्वेश्चन देखा था, ये मैकाइवर का कोट है। 183 कि किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में करता है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये जॉन लॉक ऐसी व्याख्या करता है। 184 है कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह कौन सा था? अभी आपने किया इसको, तो ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक समझौते का सही क्रम क्या? ये क्वेश्चन देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज, और ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो और गलत करें, तो लेकिन आपको भूलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये बात करता है किसकी? सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, फिर वो सामाजिक समझौते की बात करता है, फिर वो आता है नागरिक समाज, और नागरिक समाज के निर्माण के बाद वो सरकार का निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो इसका क्रम जो है 186 कि समाज के 186 है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। शासक किसी भी स्थिति में हॉब्स के समझौते में पक्षकार नहीं है, इसीलिए हॉब्स के समझौते को हम एक पक्षीय समझौता कहते हैं। ठीक, जैसे हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत अपनी संपूर्ण शक्तियां और अधिकार लेवियाथन को समर्पित कर दिया, जो कि समझौते का पक्ष नहीं था। अतः सामाजिक समझौता शासक और लोगों के मध्य न होकर मनुष्य और मनुष्यों के मध्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश संप्रभु लेवियाथन का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, लॉक ने समर्थन किया है किसका? जॉन लॉक ने शानदार क्रांति या इंग्लैंड की जो 1688 की रक्तहीन क्रांति थी उसका उसने समर्थन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व कौन सा कथन करता है? तो कहता है कि राज्य एक शोषण का साधन है या राज्य एक शोषण का यंत्र है। मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। इसका निर्माण पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग से सुरक्षा और शोषण को वैध बनाने के लिए हुआ था। अतः राज्य मजदूर वर्ग के शोषण के साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 189 देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है। किस प्रकार राज्य का विकास हुआ, किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ। राज्य न ही ईश्वर की रचना है और न ही श्रेष्ठ शारीरिक, बल्कि न ही प्रस्ताव इन सम्मेलनों की कृति और न ही परिवार का मात्र विस्तार। यह कथन किसका है? और बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, गार्नर का कोट है और यही राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी मानी जाती है। 191 देखिए कि गार्नर ने ये कहा, ठीक, गार्नर का कोट है कि राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है किससे? राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन से जुड़ा हुआ है। और उनकी फेमस पुस्तक कौन सी है? द एंशिएंट लॉ एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन हुआ? तो सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाला, इस सरकार पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की बात करने वाला जॉन लॉक हुआ।
प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई किसके द्वारा? तो प्राकृतिक अधिकार अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि की गई केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, जिसमें आपके कौन है? ये आपके जॉन लॉक हुए। 194 कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या नहीं मानता है? कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो ये राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में के संबंध में सही कथन क्या है? क्या सही है ये आपको बताना है। तो लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविधा आबद्ध संविधा है, ये सत्य है। रूसो लॉक समुदाय के को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविधा व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है, ये भी सत्य है। लॉक की संविधा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है, ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य है, तो डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन है? सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, तो ये कार्ल जे पॉपर है। कार्ल पॉपर सुधारवादी एवं क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने वाले आधुनिक विचारक कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेहद महत्वपूर्ण रचना है। ये आपकी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कई बार पूछा जाता है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति क्या थी? एक विवेकयुक्त प्राणी था, एक तर्कशील प्राणी था। किसने दो प्रकार के समझौते की बात या दो प्रकार के समझौते का प्रतिपादन किया? एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी। ये है आपके जॉन लॉक। दोहरी समझौते की बात करता है जॉन लॉक। देखिए कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो यह व्यावहारिक है, न ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। उसके लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं, और दूसरे में समाज के मनुष्य मिलकर शासक से करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो लॉक ने सरकार और राज्य के मध्य भेद किया है, ये सत्य है। बतौर ये भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, किस विचारक ने सरकार और राज्य में अंतर किया, विभेद किया, दोनों को अलग अलग मानता है, ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक अधिकार किससे संबंधित है? जॉन लॉक से। पता ही आपको तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। 201 201 की निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो राज्य के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व तो राजनीतिक चेतना है, रक्त संबंध और धर्म, लेकिन राजनीतिक दल ये प्रभावित नहीं किए हैं, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 202 राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? राजनीतिक चेतना, याद रखिएगा राजनीतिक चेतना, तो ये विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? मैं बार बार अभी प्रश्नों में जब वो आ रहा था मैं कह रहा था, तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत आपका कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है यानी वास्तविक है? तो यह है ऐतिहासिकवादी या विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिकवादी सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, यानी राज्य के जो उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतिहासिकवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कथन और कारण। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का प्रोग्राम ही है। अरस्तु का जो कोट है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, अरस्तु का कोट है, ये आपका सत्य है। कारण क्या है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्थान, एक नैसर्गिक यानी प्राकृतिक संस्था है। ये कथन सत्य तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य के साविवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो राज्य के साविवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक प्लेटो हुआ। राज्य के साविवी या आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो ने किया था। साविवी सिद्धांत का तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से होता है जो
राज्य को विभिन्न अंगों से युक्त एक ऐसी संरचना मानता है जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मुक्त एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो यह है आपका निजी संपत्ति। अगला प्रश्न देखिए कि 209 किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में हुई? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। किस सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में हुई? तो ये है आपका कौन सा? शक्ति सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य क्या है? तो राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। 211 निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया? तो मार्क्सवाद का सिद्धांत मार्क्स ने दिया, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग लेनिन ने किया है, वीआई लेनिन। क्वेश्चन नंबर 212 राज्य की उत्पत्ति के सावेवी सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है? तो ये है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक। 213 है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। 214 कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है कि? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद क्या मानता है? तो उदारवाद सामाजिक समझौते सिद्धांत से उसकी सहमति है, जो कि स्वयं लॉक उदारवाद का जनक हुआ। इसलिए सामाजिक समझौता सिद्धांत का मुख्य रूप से प्रयत्न करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मुख्य रूप से क्या प्रयास करता है? वो करता है कि राजनीतिक दायित्व के आधार पर राज्य की व्याख्या करना। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है क्या? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है किससे? सामाजिक समझौते का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है? सबकी इच्छा से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, क्या है ये? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते संबंधित सिद्धांत से सबकी इच्छा संबंधित नहीं है तथा यह भय और स्वार्थ, समान इच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृ सत्तात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो हेनरी मैन संबंधित है। यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? तो फिर प्रोफेसर सीई वॉन का कोट है ये। 220 निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत के कथन के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, ये बताना है। राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता, ये आपका गलत है। राज्य वर्ग दमन का यंत्र है, ये कथन सत्य मार्क्सवाद के बारे में। और मार्क्स ने राज्य के संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है, ये भी सत्य है। और राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है। केवल 2-3 होंगे, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षार्थ हेतु हुई थी। राज्य की उत्पत्ति 223 सामाजिक समझौता के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया। ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। समकालीन विचारकों में कौन रहा? ये जॉन रॉल्स हुए। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है किसमें? तो कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति जीवन की भौतिक दशाओं में खोजता है। नेक्स्ट है सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत इस्तेमाल किया किसने किया? जॉन रॉल्स ने और रॉबर्ट नॉजिक ने। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिकवादी सिद्धांत सही है। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये भी सही है। ओपेनहाइमर शक्ति सिद्धांत सही है। ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं देता है। ठीक, ये एकलवादी संप्रभुता से संबंधित है। ऑप्शन डी इसमें डिसमैच है। नेक्स्ट है कि लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह कौन सा था? तो व्यक्ति के
प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु। मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉब्स आपको पता है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित है। ओपेनहाइमर ये शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। सन हर्डिमैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत और जेम्स प्रथम दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षार्थ हुई। यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो ये है मार्क्सवादी दृष्टिकोण का राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। 17वीं और 18वीं शताब्दी का ये हॉब्स लॉ रूसो। ठीक, इनमें से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो कार्ल मार्क्स और बॉन्ड और ग्रीन ने की है, लेकिन राइट ने नहीं की है। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? तो ये हैं आपके कौन? ऐतिहासिकवादी या विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? अभी मैं बात कर रहा था, अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें था। तो ये है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई थी किसके द्वारा? बेहद महत्वपूर्ण रचना, बेहद महत्वपूर्ण। तो ये रचना है आपकी किसकी? फ्रेडरिक एंजल्स की रचना है, जो कि 1884 में प्रकाशित होती है। 237 ये आपका कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। ये सत्य है, क्योंकि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सम्मति की भूमिका को निरस्त करता है। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी सही है, तो इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो आपको पता है विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? यही विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समझौता विचारक नहीं है? तो ये है आपके कौन? इमैनुअल कांट है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, जॉन रॉल्स है, लेकिन जुर्गन हेबरमास नहीं है। ये क्या है? आपके 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। नेक्स्ट है 241, किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, बेहद। ये जेम्स प्रथम की रचना है। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध था, यानी प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष जैसी स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था? ये कौन कहता है? तो ये थॉमस हॉब्स बोलता है, और इसकी पुस्तक कौन सी है? लेवियाथन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो है आपका विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है 244 कि राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक आपके सर हेनरी मैन हुए। 245 निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो ये जॉन रॉल्स हुए। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो फेमस कोट आपका हीगल का है। और लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। ठीक, वही समझौतावादी विचारक धर्म और राजनीति को अलग करता है। इसी वजह से जॉन लॉक को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता का प्रथम प्रतिपादक भी बोलते हैं। तो ये था आपका राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जीडीसी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे विभिन्न राज्यों से संबंधित जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रश्नों का एक जगह समाकलन है। आप इसको अच्छे से देखिए। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।